मतलब आप ये आरोप लगाना चाह रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में बालू चोरी हो रही है, बालू का सप्लाई हो रहा है पूरे पलामू प्रमंडल में। बिल्कुल, पुलिस के संरक्षण में यहाँ के जो सत्ताधारी नेता हैं, यहाँ के जो सत्ताधारी दल के जो मंत्री हैं, उनके संरक्षण में। विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे ठीक पहले मैया सम्मान योजना की इन्होंने घोषणा की। गरीब महिला को प्रति वर्ष 72,000 रुपये देंगे जी। अपने चुनावी उनका जो मैनिफेस्टो था 2019 में, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है हर गरीब महिला को 72,000 रुपये देंगे। लेकिन आप जाके पूरे झारखंड में पूछ लीजिए, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन हेमंत सोरेन के जितने भी समर्थक हैं, उनके पार्टी वाले ये कहते हैं कि ये भाजपा की तरफ से एक साजिश है ताकि एक आदिवासी नेता को जेल भेजा जा सके, जिससे झारखंड विकास ना कर सके। हाई कोर्ट ने बेल दिया ना हेमंत सोरेन को जी, ठीक है। अभी तो उनको जो दोष था उससे दोष मुक्त नहीं किया, अभी तो बेल पे वो बाहर है, ठीक है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपने किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है, अगर आपने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आपको डरना किस बात का। गूंज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब आप सुनिएगा गूंज, सच्चाई की तर्क और तथ्य के साथ। आज जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनका परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। पलामू जैसे छोटे जगह से उठ करके दिल्ली जैसे बड़े शहर में जा करके वहाँ से छात्र संघ का चुनाव लड़ना, निर्दलीय लड़ना, पूर्वांचल के साथियों का समर्थन लेकर के आगे बढ़ना और वहां के दिग्गज सांसद के भतीजे को हरा करके देशबंधु कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना। देवेश तिवारी जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सबसे पहला चीज, आज जो ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि अभी ये पिछले 20 दिनों से पलामू आए हुए हैं। अब मैं आपसे सीधे सीधे ये सवाल पूछना चाहूंगा, अमित शाह जी के साथ आप मिले, उनके पर्सनल केबिन में बैठ करके मिले, वो फोटो जैसे ही वायरल होता है पलामू जैसे छोटे जगह पे, यहाँ के जितने भी लोकल नेता है वो तितर बितर हो जाते हैं। क्या संदेश मिला आपको वहां से? देखिए, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। आपने जो बोला कि क्या संदेश मिला और आपकी मीटिंग हुई यहाँ के नेताओं, देखिए ऐसी कोई विषय नहीं है कि यहाँ के नेताओं को चिंतित होनी चाहिए, वो हमारा अलग विषय है। क्योंकि झारखंड में कुछ दिनों बाद, महीना नहीं, अब कुछ दिन बचे हुए हैं, उसके बाद चुनाव होंगे। अभी आचार संहिता लगा नहीं है, घोषणा होगी और विधानसभा का चुनाव है। पिछले 5 साल में झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की सरकार है और जिस तरह से झारखंड की जो पूरे आप देखिएगा, जब 2014 से लेकर 19 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी, तो झारखंड एक समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। झारखंड से जो नक्सली है वो निष्क्रिय हो गए थे, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया था, यहाँ के लोगों में, युवाओं में एक उत्साह था। लेकिन पिछले 5 साल में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चली, इन्होंने झारखंड और झारखंड के युवाओं को, झारखंड के जो मूल निवासी आदिवासी हैं, सब आज के समय में सभी लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि झारखंड में एक परिवर्तन आए और झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए सभी लोगों को सामूहिक प्रयास करना होगा, तब जाके परिवर्तन आएगी। क्योंकि ये सरकार झूठ बहुत बोलती है, ये सरकार लोक लुभावने वादे करती है, ये सरकार हर वो प्रयास करती है जिससे भोली भाली झारखंड की जनता को अपने जाल में फंसा दिया जाए। उसके बाद 5 साल जिस तरह से इन्होंने सरकार चलाई है वो सर्वविदित है, किसी से छिपा नहीं हुआ। तो ये हम सभी लोगों का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। इसी प्रयास के नाते एक गिलहरी के जैसे योगदान के लिए मैं पलामू में हूँ। अभी मैं जब तक चुनाव है तब तक पलामू प्रमंडल में रहूँगा और हमारी प्रयास है कि जो युवा शक्ति है इस समाज में, जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, सबको जागृत करके, और एक सूत्री हमारा जो मिशन है कि यहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। अभी वर्तमान में
पलामू में आप जैसा पता चला है कि आप 15-20 दिनों से पलामू प्रमंडल में उसका भ्रमण कर रहे हैं जी। छोटे गांव बड़े गांव, आपको क्या कमी दिख रही है? सबसे मुख्य कमी आप बताइए। पलामू देखिए, जो यहाँ की जो जनमानस है, आप पिछले 5 सालों में अखबार की कटिंग उठा के देख लीजिए, अपराध बढ़ गया है पलामू में। अभी पिछले जनवरी से मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2024 जनवरी से आज हम सितंबर में बात कर रहे हैं जब आपसे, तो 300 से ज़्यादा छोटी बड़ी डकैती हुई है इसी पलामू प्रमंडल में, और प्रशासन ने पकड़ा, चोरों को पकड़ा, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। जिस तरह से एक भय का वातावरण बना हुआ है पलामू में, जो हमारी इकोनॉमी की, जो आप बोलिए कि इकोनॉमी का जो बेस है वो कंस्ट्रक्शन होता है, रोजगार का जो बेस है। आप देखिए पलामू में आज से 5 साल पहले जो बालू मिलता था, घर बनाने के लिए तो बालू चाहिए, बिना बालू के घर नहीं बनेगा। वो बालू 400 रुपये 500 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू मिला करता था। लेकिन ये सरकार और पलामू का पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन, यहाँ के जो अभी सरकार में नेता है, वो सब एक मिली भगत करके जिस तरह से इन्होंने बालू की कालाबाजारी की है, उसको सुचारू रूप से चालू नहीं किया घाटों को, जो जबकि होना चाहिए था कि उसको टेंडर दे के आप सुचारू रूप से एक तय निर्धारित कर देते सीमा शुल्क, सबको उसी रेट में बालू उपलब्ध होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने मनमाने दाम पे ब्लैक करके, किसी को 5,000 रुपये मिला, किसी को 6,000 रुपये मिला, और वो भी सुलभता से उपलब्ध नहीं है पलामू में। अगर आपको आज बालू चाहिए तो आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसी में आपको बोलना चाहूँगा, अबुआ आवास योजना जब हेमंत सोरेन की सरकार ने जब इसकी घोषणा की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो भी इंसान इस आवास योजना से अपना फायदा उठा पाएगा उन्हें हम मुफ्त में बालू देंगे। आपको लग रहा है कि ये बालू मिल पा रहा है? मुफ्त तो छोड़िए, 5,000 रुपये 6,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर देने को लोग मजबूर हैं, उसके बावजूद बालू नहीं मिल रहा है। आज पलामू प्रमंडल और पूरे झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी नया कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पा रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना सबके आ गया है, लेकिन वो उसका काम नहीं हो पा रहा है। जो शौचालय का काम जो कुछ बचे हुए थे वो भी आ गए हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। झारखंड सरकार की योजना है अबुआ आवास योजना, ये मोदी जी की योजना नहीं है, झारखंड सरकार की योजना है, हेमंत सोरेन की योजना है जी। वह योजना भी बालू के अभाव में मकान नहीं बन पा रहा है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य है झारखंड राज्य का और पलामू जिले का। आप चाहिएगा बालू लेने, जो भी बालू के लोग जो कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, तो वो सुलभता से बालू उपलब्ध नहीं है। यहाँ बालू कैसे मिलता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिस दिन एक तिथि निर्धारित की जाती है जिला प्रशासन के द्वारा कि आज रात में 200-500 ट्रैक्टर हम बालू निकालेंगे, और पूरा पुलिस बल के साथ बालू निकाला जाता है। मैं खुद प्रत्यक्ष देखा हूँ। जो पुलिस यहाँ की नागरिकों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, जो पुलिस यहाँ जो जिस तरह से अपराध पलामू में बढ़ गया है उनको रोकथाम के लिए होना चाहिए, वह पुलिस प्रशासन खड़ा होकर बालू निकलवाता है घाटों से, और सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग चोरी करते हैं, और वही बालू 5,000 रुपये 6,000 रुपये ट्रैक्टर मिलता है। आपको एडवांस में बुकिंग कराना पड़ेगा। जैसे आज आपने बुकिंग कराया तो आपको हो सकता है 10 दिन बाद मिले, 15 दिन बाद मिले, 1 महीने बाद भी मिलेगा। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो बोला कि भैया पहले फ़ोन करला पड़ला, तो वहाँ से डेट बताइए कि हाँ ये फलाना तारीख के बालू रात में निकली तो ये तारीख के बालू मिलूँ। इस तरह से लूट मचा हुआ है पलामू प्रमंडल के अंदर। मतलब आप ये आरोप लगाना चाह रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में बालू चोरी हो रही है, बालू का सप्लाई हो रहा है पूरे पलामू प्रमंडल में? बिल्कुल, पुलिस के संरक्षण में यहाँ के जो सत्ताधारी नेता हैं, यहाँ के जो सत्ताधारी दल के जो मंत्री हैं, उनके संरक्षण में गढ़वा पलामू से बिहार भी बालू जा रहा है, छत्तीसगढ़ भी बालू जा रहा है, उत्तर प्रदेश भी बालू जा रहा है। आप सोचिए, पब्लिक ने आपको वोट देकर विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आपका काम जन कल्याण का होना चाहिए, जबकि आप जनता को तड़पा रहे हैं। और वो भी योजना प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आवास योजना, आपने भी लागू किया वो आवास योजना, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। क्यों नहीं उतर पा रहा है? क्योंकि बालू नहीं है।
सही बात है। चलिए, एक बालू का तो विषय मुझे समझ में आया कि बालू की बहुत बड़ी समस्या रही है पूरे झारखंड में। आपने शुरुआत में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। आपने कहा था कि जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो झूठे वादे करती है। विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे ठीक पहले मैया सम्मान योजना की इन्होंने घोषणा की कि लगभग मुझे लगता है कि 50 लाख महिलाओं ने रजिस्टर किया था मैया सम्मान योजना में, जहां उन्हें प्रत्येक महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, अलग अलग गांव में जाकर के सर्वे कर रहे थे, तो आप यकीन नहीं करिएगा 70 से 80% महिलाओं ने कहा कि हाँ, एक महीने हमें पैसे मिले हैं और वर्तमान इस महीने के पैसे उनके खाते में नहीं गए हैं। ठीक चुनाव से पहले उत्पाद सिपाही की दौड़ का आयोजन वो करवा देते हैं, जिसमें पलामू से ही 4-5 अभ्यर्थियों की मौत हो जाती है, जबकि ये प्रक्रिया 2019 में नहीं थी। 2019 में पहले रिटर्न एग्जाम होता था, उसके बाद दौड़ाया जाता था, लेकिन चुनावी सरगर्मी में इतना उत्तेजित हो गए वो कि उन्होंने कहा नहीं, हम दौड़ाएंगे, कम सेंटर रखे गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज है जो चुनाव से ठीक पहले वो कह रहे हैं। मेरा 2 प्रश्न है, एक तो मैया सम्मान योजना वाला, दूसरा उत्पाद सिपाही। देखिए, इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हर गरीब महिला को प्रति वर्ष 72,000 रुपये देंगे जी। अपने चुनावी उनका जो मैनिफेस्टो था 2019 में, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है हर गरीब महिला को 72,000 रुपये देंगे। लेकिन आप जाके पूरे झारखंड में पूछ लीजिए, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। अब चूंकि चुनाव आ रहा है तो उन्होंने चुनाव से ठीक 2 महीना पहले एक नया, आप उसको बोले कि वोटर्स को लुभाने के लिए एक योजना लेकर आए, मैया सम्मान योजना। उसमें 1,000 रुपये दे रहे हैं, 1 महीने का मिला है। उसमें कितने लोगों को मिला है? लगभग 50 लाख महिलाओं को मिला है। पूरे झारखंड से 50 लाख महिलाएं उसमें रजिस्टर की है, जिसमें 70% के आसपास लोगों के खाते में पैसा गया है। अब पहला प्रश्न, आपने जब वादा किया था 72,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे गरीब महिलाओं को, तो नहीं दिया, और चुनाव से ठीक 2 महीना पहले योजना लाए, तो पब्लिक तो जानती है कि आप वोट के लिए कर रहे हैं, वोट पाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपके मन में था कि आप महिलाओं को पैसा आपको देना है, गरीब महिलाओं को, तो आप इसको पहले लागू कर सकते थे। लेकिन किसी लोअर मिडिल क्लास की जो महिला है, आपको नहीं लगता 1,000 रुपया उनके लिए ठीक है? क्योंकि जब आप कहीं रूरल एरिया में जाइएगा, चुनाव के लिए ही सही, अपने फायदे के लिए ही सही, लेकिन 1,000 रुपये दे तो रहे हैं वो। 1,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन उनका इरादा क्या है? आप इरादा देखिए। यही योजना आप देखिए, जैसे ही चुनाव होगा तुरंत इन्होंने ये बोलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है जी, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है जी, हम योजना बंद कर रहे हैं जी। अभी इस योजना को लागू करने के लिए पूरे जो महीने का बजट है वो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बजट आ रहा है। ठीक है, आप चीज़ों को समझिए, 1,000 करोड़ के लगभग का बजट आ रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा जो कहीं पे पुल बनना था, कहीं पे सड़क बनना था, कहीं पे हॉस्पिटल बनना था, कहीं पे स्कूल बनना था, उसी फंड को डाइवर्ट करके ये दे रहे हैं। इनके पास तो अपना फंड का सोर्स लिमिटेड है। पिछले 5 साल में इन्होंने यहाँ के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या काम किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप पत्रकारिता करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप बताइए पिछले 5 साल में यहाँ झारखंड के अंदर कितनी इंडस्ट्री लगी? ठीक है, झारखंड में कितने नए रोजगार इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में लाया यहाँ पे? पिछले 5 सालों में यहाँ पे न तो इन्होंने रोजगार के लिए कोई काम किया, युवाओं को ठगा। इन्होंने वादा किया था कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी उनको बेरोजगार भत्ता देंगे। प्रति वर्ष इन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। हर्षित जी, कितना? 5 लाख। और पूरे 5 साल में 1 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए हेमंत सोरेन के सरकार। इन्होंने बोला था कि जो युवा प्रोसेस में रहेंगे, जो बेरोजगार है, उनको बेरोजगार भत्ता देंगे जी, क्वालिफिकेशन के अनुसार। मैट्रिक पास को अलग देंगे, ग्रेजुएट को अलग देंगे, मास्टर्स को अलग देंगे बेरोजगार भत्ता, लेकिन किसी को 1 रुपया बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो पिछले सरकार की योजना चल रही थी उसको स्टार्ट नहीं किया। नए रोजगार इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं दिया। कोई इंडस्ट्री, आज देखिए आप उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बाहर के विदेश के
इंडस्ट्रीज, देश के हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो लोग जा रहे हैं अपना वहाँ पे कारखाना खोल रहे हैं। झारखंड में क्या क्या कमी है? जबकि झारखंड हमारा खनिज संपदा से भरा पड़ा हुआ है। जो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली चाहिए, कोयला से बनता है, वो हमारे पास है। यहाँ पे ना पानी की कमी है, ठीक है, पानी भी भरपूर मात्रा में है, जमीन भी भरपूर मात्रा में है। तो कमी कहाँ मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये सरकार का जो सोच है, सरकार का जो विजन है, वही नहीं है कि झारखंड को विकसित किया जाए। हमारे पास बालू की कमी है, हमारे पास पानी भी भरपूर मात्रा में है, जमीन भी भरपूर मात्रा में है, जो एनर्जी चाहिए एनर्जी भी है, लेकिन सरकार का विजन नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 5 साल में आप देखिए, इसी सरकार के सांसद मतलब कांग्रेस पार्टी के धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपया कैश, जी, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते, 350 रुपये कैश धीरज साहू के घर से बरामद हुए। जी, वो पैसा किसका है? इनके सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो आप समझिए कि मंत्री के पास कितना पैसा होगा। वो पैसा किसका है? वो पैसा ना तो धीरज साहू का है, ना तो आलमगीर आलम का है, वो सारा का सारा पैसा हेमंत सोरेन का है। झारखंड के लोगों के लिए सबसे शर्म की बात क्या रही? आप जब झारखंड से बाहर जाइएगा, जिस समय हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, 6 महीना हेमंत सोरेन जेल में रहे और आज बेल पे बाहर है। उन्हें उच्चतम हाई कोर्ट ने बेल दिया, तो वो बेल पे बाहर है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल के दौरान अगर जेल में चला जाता है तो उससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जी, कार्यकाल के बाद तो बहुत लोग भी गए, लेकिन कार्यकाल के दौरान हेमंत सोरेन जेल में गए। अब समझिए कि झारखंड के बाहर, झारखंड के जो लोग रहने वाले हैं, उनको कितनी बेइज्जती महसूस होती होगी। लेकिन हेमंत सोरेन के जितने भी समर्थक हैं, उनके पार्टी वाले ये कहते हैं कि ये भाजपा की तरफ से एक साजिश है ताकि एक आदिवासी नेता को जेल भेजा जा सके, जिससे झारखंड विकास ना कर सके। ठीक, इस पे क्या कहिएगा आप? ठीक है, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। हेमंत सोरेन पे केस किसने किया? ईडी ने, सीबीआई ने, ठीक है। अगर केस झूठा है, ठीक है, तो भारत में न्याय प्रणाली भी है। आप कोर्ट जाइए, इसी हाई कोर्ट ने बेल दिया ना हेमंत सोरेन को, जी, ठीक है। अभी तो उनको जो दोष था उससे दोष मुक्त नहीं किया, अभी तो बेल पे वो बाहर है, ठीक है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपने किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है, अगर आपने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आपको डरना किस बात का? ठीक है। तो वो लोग तो ये आरोप लगाते हैं ना कि ईडी और सीबीआई जो है एक पार्टी के कब्जे में है। नहीं, ईडी सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, किसी पार्टी के कब्जे में नहीं है। मान लीजिए कि ठीक है, उनकी बात सही है कि ईडी सीबीआई मान लीजिए कि केंद्र सरकार के कब्जे में है, ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ, अरे केंद्र सरकार, लेकिन इसी ईडी सीबीआई के द्वारा, ठीक है, आपको आपके ऊपर जो केस लगा, आप उस केस में निर्दोष अभी तक क्यों नहीं पाएंगे? अगर आप सच्चे हैं, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, तब तक तो आपको निर्दोष हो जाना चाहिए था, लेकिन आप निर्दोष नहीं आपके पास तो न्याय प्रणाली भी है ना, आप जुडिशियरी है, आप कोर्ट में जाइए। लेकिन ये सब देखिए क्या है, जनता को भ्रमित करना है कि एक सेंटिम आदिवासी का बेटा, अरे आदिवासियों का तो इन्होंने जमीन हड़प लिया, आदिवासियों का धर्मांतरण करा रहे हैं, यही हेमंत सोरेन की सरकार का। मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था, डेमोग्राफी चेंज, ये बहुत बड़ा सवाल आपने बीच में उठाया, तो मैं पूछ लेता हूँ। मैं आपको एक ओवरऑल ग्राफ बताता हूँ, उसके बाद आप अपना टिप्पणी मुझे दीजिएगा। पूरे के पूरे संथाल परगना में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, वो घुसपैठ कर रहे हैं और 2 तरीके से वहाँ एंटर करते हैं। सबसे पहला चीज, जो वहाँ की आदिवासी बहन बेटी है, उनसे वो शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनको वो चुनाव लड़वाते हैं, उनके जमीन पर जितना भी उनका हक होता है वो खुद कर लेते हैं। और दूसरा चीज, 2-3 जगह का केस, एक दुमका का भी केस था, जहाँ के सरकारी अस्पताल में एक ही माँ एक दिन में 10-12 बच्चे को जन्म देती है और उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। बाद में जब जांच होती है तो ये पता चलता है कि वो 10-12 लोग रोहिंग्या मुसलमान थे। दूसरा चीज, एक तो हो गया रोहिंग्या वाला मामला, दूसरा है जो क्रिश्चियनिटी हो रहा है। जितना आप देख लीजिए, सिमडेगा, लोहरदग्गा, कोडरमा, जामताड़ा, यहाँ मिशनरीज इतना आ रहे हैं, वहाँ के आदिवासी अपना टाइटल चेंज कर ले रहे हैं चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार
कोई कदम नहीं उठा रही इस पे। पूरा का पूरा संथाल परगना ग्रसित है इस चीज से। डेमोग्राफी एक ऐसा विषय है जो मैं बार बार कहता हूं, ये आने वाले 5-10 साल में सबको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, हेमंत सोरेन चुप क्यों है अब समझना पड़ेगा। हेमंत सोरेन चुप इसलिए है कि जो आज झारखंड में जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान जो जिस तरह से घुसपैठ हो रहा है, यहाँ पे जो जमीन कब्जाया जा रहा है, उनको एक साजिश के तहत ये अपना वोट बैंक बना रहे हैं। उनका आधार कार्ड कैसे बन रहा है, उनका राशन कार्ड कैसे बन रहा है, बिना सरकार के सह पे आप राशन कार्ड कैसे बन सकता है, आधार कार्ड कैसे बन सकता है, वोटर आईडी कार्ड कैसे बन सकता है। तो ये आप समझिए कि ये झारखंड को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। झारखंड की जो अस्मिता है, झारखंड का जो पहचान है, उसको ये तार तार कर चुके हैं। आप देखिए जिस तरह से आदिवासियों की संख्या घट रही है, जो हमारा हाई कोर्ट है, झारखंड हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार इस पे रिपोर्ट दे। झारखंड हाई कोर्ट को चिंता करनी पड़ी कि झारखंड सरकार इस पे अपना रिपोर्ट दे कि आखिर क्यों आदिवासियों की संख्या घट रही है और जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो इतने हावी क्यों है। लेकिन सरकार ने क्या रिपोर्ट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरा जो है वो संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है। और ज़्यादा नहीं, आने वाले 10 साल में आप देखिएगा जिस तरह से अगर इनको नहीं रोका गया। मैं आपने जो शुरुआत में प्रश्न पूछा था कि आप यहाँ पलामू प्रमंडल में क्यों है, आज सबसे बड़ी जो जरूरत है किसी सरकार को यहाँ से हटाना जी, जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसको हटाना। और ये संकल्प लेके आज मैं पलामू प्रमंडल में हूँ और गांव-गांव घूम रहा हूँ। और आपको मैं ये निश्चित बताता हूँ, और हमारे गृह मंत्री जी ने भी बोला है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी झारखंड में, अगले दिन से घुसपैठियों पे कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। और आप देखिएगा चुन चुन के जो लोग जिनका भी आधार कार्ड बना है, वोटर आईडी कार्ड बना है, राशन कार्ड बना है, जो यहाँ की महिलाओं, आदिवासी महिलाओं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार जिन्होंने किया है, जो शादी किए हैं, जो तमाम सुविधाएं इस सरकार में उठा रहे हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई होगी और सबको झारखंड से और भारत से बाहर भेजने का काम भारतीय जनता। स्टेट गवर्नमेंट की आरोप लगाती है जो बाउंड्रीज होता है, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज कनेक्ट होता है, वो तो सेंट्रल के हाथ में है। उनके तरफ से ढील दी जा रही है, तभी ना घुस रहे हैं। देखिए सिंपल समझिएगा, हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ये कहती है कि अगर ठीक है रोहिंग्या घुस रहे हैं झारखंड, वो बाउंड्री जो है, वो जो बॉर्डर है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वहां से ढील है तभी तो घुस रहे हैं। इस पे आप क्या देखिए क्या है, बॉर्डर जो है, आप बॉर्डर इलाकों में जाइए, वहां पे क्या है कि अब हर जगह पुलिस तो खड़ी नहीं रह सकती। एक अपना दायरा होता है कि 1 किलोमीटर के 2 किलोमीटर पे पुलिस फोर्स रहती है, तो वो लोग जिसको इलीगली माइग्रेंट करना है वो कई रास्ते से घुस जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी घुसपैठिए घुस रहे हैं, लेकिन आसाम आप मीडिया में उठा के देख लीजिए, आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। और जितने भी लोग इलीगल रूप से वहाँ घुसे हैं या घुसने का प्रयास करते हैं, उनको तुरंत वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जो राज्य की सरकार है उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। आप हर चीज केंद्र पे नहीं ठिकाना फोड़ सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर है, फैमिली उस तरह से कुछ है नहीं। अब आप देखिए झारखंड जो इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है, बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, और तमाम जो है नेपाल वगैरह जो राज्य लगे हुए हैं, तो वहाँ उस तरह से कुछ नहीं है। पाकिस्तान जैसा तो हालात नहीं है, वहाँ कई जगह पे क्या है कि वो ओपन भी रहता है। तो आप हर चीज आप बोलिए केंद्र सरकार की सुरक्षा बल क्या कर रही है, आप राज्य सरकार आपके पास है, राज्य की पुलिस आपके पास है, राज्य की इंटेलिजेंस आपके पास है, आपकी भी तो जवाबदेही बनती है कि आपकी जवाबदेही नहीं बनती है। चलिए कोई आ गया, ठीक है, आ गया, हम मानते हैं कि किसी भी तरह से वो आ गया, कई प्रकार है, कोई कहीं से भी सुरंग बना लेते हैं, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन जब वो झारखंड में प्रवेश किया तो आप उसको संरक्षण दे के उसका वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, उसका आधार कार्ड बना रहे हैं, उसका आप राशन कार्ड बना रहे हैं, उसको तमाम सुविधाएं दे रहे हैं जो कि यहाँ के मूल निवासियों का हक है। ये हमारा आपका हक छीन के हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठियों को हमारा आपका हक दे। मैं आपकी बात समझ गया। वर्तमान में पिछले 20 दिनों से आप पलामू प्रमंडल का दौरा कर रहे हैं, क्या यहाँ के लोग तैयार हैं बदलाव करने के लिए? हर्षित जी, युवाओं में आक्रोश है,
महिलाओं में आक्रोश है, आम जनमानस में इतना बड़ा आक्रोश है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब वोटिंग होगी, चुनाव होगा, आप देखिएगा पूरे पलामू प्रमंडल सहित झारखंड के लोग ये मन बना चुके हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे भाजपा के नेतृत्व में जो इस राज्य का विकास चाहती है, जो इस पूरे प्रमंडल का विकास चाहती है। एक अंतिम सवाल और निजी सवाल रहेगा आपसे। अभी वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के प्रवक्ता हैं और आदरणीय मनोज तिवारी जी के सहयोगी भी हैं। तो एक सवाल मेरा ये है कि क्या आप अपने जो आपका जन्मभूमि है पलामू में ही राजनीति का स्तर आगे बढ़ाइएगा या दिल्ली जाकर के वापस राजनीति करिएगा? देखिए, पलामू मेरी जन्मभूमि है जी, और मैं 2015 से दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं जब समय समय पे पलामू आता हूँ या यहाँ की कुछ विषय होती है तो मैं वहाँ भी सक्रिय रूप से सारे विषयों को उठाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि समाधान हो। देखिए, पार्टी ने जो अभी मुझे दायित्व सौंपा है, शीर्ष नेतृत्व ने सौंपा है, उसके लिए, और चूंकि ये समय की मांग है कि झारखंड में परिवर्तन हो, झारखंड में ये जो निष्क्रिय सरकार है उसका परिवर्तन हो, इसके लिए मैं भी पलामू प्रमंडल में हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ के जो युवा हैं, जो इस प्रमंडल का, इस राज्य का, इस देश का भविष्य है, उनको रोजगार के साथ जोड़ना। आज देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है पूरे देश में या आप झारखंड का, पलामू प्रमंडल का, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का समस्या है। आप देखिए, आप वास्तविकता में हम लोग बात करते हैं तो ये संभव नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल सके, और हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकारी नौकरी के भरोसे तो है नहीं। बिजनेस है, तमाम तरह के छोटे बड़े उद्योग हैं, और आप समझिए कि केंद्र सरकार की ही सिर्फ योजनाओं की मैं बात करता हूँ तो आज के समय में 72 ऐसे योजना है एमएसएमई के अंदर, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर, जो कि युवाओं को कोलेट्रल फ्री लोन, नए जीएसटी पे लोन, स्टार्टअप्स के लिए लोन, जिनका बिजनेस है उनके लिए लोन, इस तरह से वित्तीय सहायता और नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन कर रही है इंडस्ट्री लगाने के लिए, छोटे मोटे रोजगार करने के लिए। तो मैं इन्हीं सारी विषयों को लेके कि जो हमारा स्किल डेवलपमेंट की बात एक और मैं आपको करता हूँ। आज के समय में 47 ट्रेड है जिसको भारत सरकार देती है। जैसे एक पेंटिंग एक ट्रेड हो गया जी, ठीक है, कारपेंटरिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, प्लम्बरिंग हो गया, जूता बनाना हो गया। फिर आप जैसे झारखंड में हम लोग देखते हैं तो जो सूप बनता है, दौरी बनता है, या जो बांस के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये सब क्या है, कला है, स्किल है, जो कि यहाँ के लोगों को आता है। अब जैसे हमारे यहाँ पलास बहुत होता है पलामू में, ठीक है, तो उसके पत्ते से क्या होता है कि वो थाली बनती है, ठीक है, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से करके, हमारे यहाँ क्या है, महुआ का बहुत बड़ा उत्पादन है, हमू का नाम में ही महुआ, मतलब रीजनल चीजों को आगे बढ़ाने चीजों को, उसके लिए क्या है कि केंद्र सरकार प्रोत्साहित करती है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो कि जानकारी के अभाव में लोगों तक नहीं पहुंच पाती, लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते। मेरा यह प्रयास है कि चूंकि सरकार आज के समय में पूरा का पूरा ध्यान सरकार का, केंद्र सरकार का, हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का ध्यान है कि हमारा युवा सशक्त बने, हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय रोजगार करें जहाँ पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो प्रधानमंत्री का जो विजन है कि 2047 में जब भारत आज़ादी के जब 100 वर्ष मनाएगा 2047 में, तो भारत अभी जो डेवलपिंग नेशन है वो डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत बन जाएगा। तो उसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे झारखंड एक राज्य है, उस राज्य के अंदर पलामू प्रमंडल, पलामू जिला है। अगर पलामू जिला, पलामू प्रमंडल सशक्त हो जाएगा, पलामू के युवा, यहाँ के जो लोग हैं वो सशक्त हो जाएंगे, ये अपनी रोजगार खुद से करेंगे, यहाँ के स्थानीय चीज़ों करेगा, तो हम लोग देश को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। इन्हीं सभी विषयों को लेकर मैं यहाँ के लोगों से भी मिल रहा हूँ, यहाँ के युवाओं से भी मिल रहा हूँ, और इसको कैसे एक सिस्टमेटिक वे में करके उनको प्रॉपर जानकारी देके क्या योजना है, कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, कैसे उसका आपको लाभ मिल सकता है, कैसे आपको रोजगार मिल सकता है। और ये मैं लगातार प्रवास करता हूँ। और चुनाव तो एक विषय है, चुनाव के बाद भी समय समय पर मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ और आऊँगा भी जी, और एक कनेक्ट करके उसको
मुख्य धारा में जोड़ना, जो कि आज की वर्तमान आवश्यकता है। यहाँ जो बेरोजगारी है, जिस चरम सीमा में बेरोजगारी है, उसको खत्म करने का हमारा लक्ष्य है। आप देखिए पलामू प्रमंडल का, मैं पलामू जिले की बात करता हूँ, ये 3 राज्यों का सेंटर है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, 3 राज्यों का सेंटर है। पलामू प्रमंडल के अंदर सब चीज़ है, खनिज पदार्थ भी है, जमीन भी है, यहाँ पे आपको कोयला भी है। यहाँ पे इंडस्ट्री की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, इंडस्ट्री की और तमाम तरह की रोजगार की। जिस चूँकि क्या है कि 3 राज्यों का सेंटर होने के कारण, अगर यहाँ आप समझिए कि अगर मान लीजिए एक छोटा उदाहरण के तौर पे, यहाँ अगर एक बिस्किट बनाने की कंपनी अगर आप लगाइएगा तो आपका 3 स्टेट में इजीली सप्लाई हो जाएगा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। समझ गए? तो एक हमारा समझिए कि पलामू के लिए वरदान, पलामू का वरदान है कि इसका इस तरह से डेमोग्राफी, इंटर स्टेट आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी संभावना है पलामू के अंदर। तो उसको व्यवस्थित करके कैसे हम, जो बाहर की कंपनियां हैं, जो बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको हम कैसे लुभाएं कि आप पलामू आइए, आप झारखंड में आइए, इन्वेस्ट इन पलामू, इन्वेस्ट इन झारखंड। और यहाँ के, जब यहाँ पे इंडस्ट्री आ जाएगी, यहाँ के लोग खुद सशक्त हो जाएंगे, तो हमारा देखिए जो पूरा सिस्टम है वो अपने आप बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। आपने सुना अभी देवेश तिवारी जी को, हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे, समझ पाए होंगे। सभी को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।